तो आज का हमारा टॉपिक है चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम देखने जा रहे हैं कि जो एक ट्रस्ट होता है जो चैरिटी करने के लिए बना है, या फिर एक ट्रस्ट जो रिलीजियस पर्पस से बना है। रिलीजियस पर्पस मतलब हमारे मंदिर, हमारे मस्जिद, हमारे गुरुद्वारा, हमारे चर्च, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके है रिलीजियस ट्रस्ट। तो अगर कोई संस्था एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और वो या तो रिलीजियस एक्टिविटी कर रही है या फिर वो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है, तो इस केस में इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं। आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे तो आपके पास क्लाइंट आएंगे कि सर हमारी एनजीओ है, हम रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, हम इनकम टैक्स में छूट लेना चाहते हैं, हमारे जो डोनर है ना हमसे वो 80 जीजी का सर्टिफिकेट चाहते हैं। मतलब जो हमको दान मिलता है, हम दान तो ले लेते हैं बट उनको डिडक्शन नहीं मिल पाती उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। तो आपको एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना पड़ता है इनकम टैक्स के अंडर। तो आपको कैसे रजिस्टर होना है, एप्लीकेशन कब देनी है, किसको देनी है, ये सारी बातें आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रस्ट की इनकम को कैसे कंप्यूट करते हैं। मतलब जब आप किसी असेसी की इनकम निकालते हो तो पीजीबीपी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, आपका कैपिटल गेन और आपका अदर सोर्स, इन सबको फॉलो करते हो। तो चैरिटेबल ट्रस्ट की जो इनकम निकलेगी उनमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से नोट डाउन करते चले। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोबारा बोल रहा हूं, रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आएगा और हमारे एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो थ्योरी में हो चाहे वो क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल में हो। ठीक है, चलिए। हां जी, तो लिखेंगे ऊपर रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट। हां जी, चलिए लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे रिलीजियस ट्रस्ट इज अ ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड, ये क्यों बनाए, established for religious activity। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमारे ये घर के आसपास मंदिर होते हैं, हमारे घर के आसपास मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, चर्च होते हैं, क्या इनको भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है? क्या इनको भी अपना पैन कार्ड अप्लाई करना होता है? हाँ, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। जैसे आप एक ट्रस्ट बनाना चाहते हो, मतलब ट्रस्ट क्या, आप एक एनजीओ बनाना चाहते हो। कोई बात नहीं, रब नहीं हो रहा है शायद। आप एक ट्रस्ट बनाना चाहते हो, मतलब आप एक एनजीओ बनाना चाहते हो। तो एनजीओ को बनाने के 3 रास्ते होते हैं। एक एनजीओ को बनाने के 3 रास्ते होते हैं। या तो आप उसको एज अ ट्रस्ट रजिस्टर कर लो। पूरे भारत में जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा
जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे कि आप जो अपना ये मंदिर रजिस्टर कराना चाहते हो या तो एज अ ट्रस्ट करा लो या फिर सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर करा लो या फिर आप एक सेक्शन 8 कंपनी खोल लो। आप सभी ने लॉ में पढ़ा होगा। या फिर आप एक सेक्शन 8 कंपनी ओपन कर लो। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आपको एक एनजीओ ओपन करना है, जब भी आपको एक एनजीओ ओपन करना है तो आपके पास 3 रास्ते आते हैं। जैसे आपको बिजनेस करना है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते आते हैं कि आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर लो, आप एक पार्टनरशिप में हो जाओ, आप एचयूएफ के थ्रू बिजनेस कर लो, आप कंपनी खोल लो, आप एलएलपी खोल लो। ठीक है, ये सारे रास्ते आते हैं। ऐसी अगर एक एनजीओ यानी कि एक आपको समाज के लिए कुछ संस्था खोलनी है तो आपके पास 3 रास्ते आते हैं। या तो अपनी ट्रस्ट डीड को बनवा लो, ट्रस्ट डीड को बनवा लो, उसके बाद पैन कार्ड अप्लाई कर दो और पैन कार्ड के बाद अपनी आईटीआर को भरना शुरू कर दो। मतलब एक बार पैन कार्ड आ गया फिर तो आप जीएसटी भी ले सकते हो, आप इनकम टैक्स में रजिस्टर भी हो सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। इनकम टैक्स में रजिस्टर तो पैन से हो जाएंगे, बट अगर आपको 80G में रजिस्टर होना है तो उसका प्रोसीजर अलग है। इससे तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उससे क्या होगा। ऐसी अगर आप एक सोसाइटी खोलना चाहते हो तो आपको पैन अप्लाई करना है, देन यू कैन फाइल योर आईटीआर। ऐसी जब सेक्शन 8 कंपनी आप खोलेंगे तो पैन आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। जब आपकी कंपनी खुल जाएगी तो पैन 10 आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा और आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हो। देखो बात याद रखना, क्योंकि अभी आप बस कुछ दिनों बाद प्रोफेशनल बन जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक एनजीओ को खोलना है तो उसके कितने रास्ते हैं, उसके कितने रास्ते हैं। ट्रस्ट में खोलना है, ट्रस्ट डीड बनवाओ, अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ, फिजिकल आपका बायोमेट्रिक होगा, साइन लगेंगे ट्रस्टी के, ऑथर के, और फिर क्या होगा, आपकी डीड बन जाएगी। उस डीड के थ्रू आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। ये देखो कितना मोटा पेन है। हां जी, उस डीड के थ्रू आप पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। फिर सोसाइटी में जब आप रजिस्टर हो जाओगे तो सोसाइटी रजिस्ट्रार से भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उसके बिहाफ पर आप पैन अप्लाई कर सकते हो। और सेक्शन 8 कंपनी में तो पैन आपको ऑटोमेटिकली मिलता है। यहां पर तो आपको पैन ऑटोमेटिकली मिलता है। फिर तो आप सीधा का सीधा इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर होके अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, क्या ये रब हो रहा है कि नहीं। ये रब नहीं हो रहा, तो फिर क्या किया जाए। चलो हम नीचे से सेकंड पॉइंट को लिख लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि रिलीजियस ट्रस्ट कौन कौन से होते हैं। एक हमारे पास होता है चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर इंस्टीट्यूशन। अब आपको सोचकर हैरानी होगी कि हमारे इंडिया में चैरिटी किसे कहते हैं। हमारे इंडिया में चैरिटी कहते हैं गरीबों की मदद करना, भूखों की भूख मिटाना, एजुकेशन प्रमोट करना। मतलब अगर आपने एक स्कूल खोला तो वो स्कूल पता है कहां रजिस्टर होता है, एज अ एनजीओ। या तो वो ट्रस्ट होगा, या वो सोसाइटी होगा, या वो सेक्शन 8 कंपनी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन इनकम टैक्स में ना, इंडियन इनकम टैक्स में एक रिलीजियस ट्रस्ट और एक चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत एग्जम्पशन दी जाती है। मतलब इनकम टैक्स वालों का मोटिव ही यही है कि इन पर हम टैक्स ना लगाए, इन पर हम टैक्स ना लगाए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोगों का भला करते हैं। भाई अगर कोई स्कूल खुला, बेशक वो पैसा ले रहा है, वो फीस ले रहा है, बट शिक्षा तो प्रोवाइड करा रहा है ना अपने चारों ओर। कोई हॉस्पिटल खुला, बेशक वो पैसा लेगा, वो हॉस्पिटल पैसा लेगा क्योंकि उनको भी तो डे टू डे एक्सपेंस चलाने हैं, बट फिर भी वो आपके लिए सुविधा तो प्रोवाइड करा रहा है ना, आपको मदद तो कर रहा है ना हारी बीमारी में।
तो इसलिए हमारी सरकार चाहती है कि हमारे देश में खूब स्कूल बने, खूब हॉस्पिटल आए, भूखों की मदद की जाए, बेरोजगारी को हटाया जाए और समाज के लिए जो भी अच्छा काम है, मतलब चैरिटी की लिस्ट है, योगा भी उसमें मेंशन है। हमारे मॉन्यूमेंट्स का अगर आप रक्षा करते हो, जैसे कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लाल किला, उनकी मेंटेनेंस के लिए अगर कोई संस्था खुली है कि हम तो हमारे मॉन्यूमेंट्स का क्या करेंगे, लालन पोषण करेंगे, तो वो संस्था भी एनजीओ है, उसको भी इनकम टैक्स वाले बहुत एग्जम्पशन देते हैं। एग्जम्पशन क्यों देते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये समाज के लिए भला कर रही है। अच्छा, एग्जम्पशन कैसे देते हैं, मतलब एक एनजीओ ने कहा मेरे पास 100 करोड़ रुपए आए, सरकार ने कहा अच्छा 100 करोड़ रुपए तेरे पास दान आया, बड़ी अच्छी बात है, बट सरकार मैंने 99 करोड़ 99 लाख 999 रुपए खर्च कर दिए। सरकार ने कहा कहां खर्च कर दिए? सरकार देखो मैंने लोगों को दान दिया, मैंने भूखों को समझाया, मैंने हॉस्पिटल में पैसा लगाया, मैंने स्कूल खुलवाए, मैंने डिस्पेंसरी खुलवाए, मैंने मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सरकार समाज के भला के लिए बहुत सारा काम किया। सरकार कहती है वाह तूने चैरिटी करी है, ठीक है, हमें नहीं चाहिए तूने 99 करोड़ 999 रुपए कहां खर्च करे, हमें तो बस ये चाहिए कि जो तेरे पास 100 करोड़ रुपए आए उसमें से जो तूने खर्चा किया उसके प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर लियो, हम तेरे से 100 करोड़ रुपए टैक्स नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि तूने अच्छा काम किया, तूने चैरिटी की। तूने क्या की? चैरिटी की। तो एक रिलीजियस ट्रस्ट को और एक चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर इंस्टीट्यूशन को हम बहुत क्या देते हैं? एग्जम्पशन देते हैं। सो चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन is an entity established for charity। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको कि चैरिटी में क्या क्या इंक्लूड है हमारी बुक में। अंडर इनकम टैक्स एक्ट कॉमा ह्यूज एग्जम्पशन अलाउड टू अ रिलीजियस और चैरिटेबल एंटिटी। हमारे आयकर कानून में इनको बहुत छूट दी जाती है, इनको बहुत एग्जम्पशन दी जाती है, और जब वो एग्जम्पशन दे दी हमने उसके बाद भी अगर कोई पैसा बचा आफ्टर सच ह्यूज एग्जम्पशन, इन सारी एग्जम्पशन को देने के बाद भी अगर कोई आपकी इनकम बची कोमा एनी इनकम रिमेन्स अनयूटिलाइज, जैसे 100 करोड़ रुपए आपके पास आए, आपने 99 करोड़ 99 लाख रुपए 999 खर्च कर दिए, आपके पास जो भी रुपया बचा 100 रुपया 1000 रुपया 1 लाख रुपया, अब इस पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। आप इसे भी खर्च कर दो, हम इस पर भी टैक्स नहीं लेंगे, तो आपको इस पर तो टैक्स अब देना पड़ेगा। ठीक है, रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड, ये इरेजर फिर नहीं चलेगी, रिमेन्स unutilized, then income tax will be levied। बहुत सारी राहत देने के बाद अगर फिर भी कोई इनकम बच गई, बहुत सारी राहत देने के बाद अगर फिर भी कोई इनकम बच गई तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा,
अभी मैं आपको बताऊंगा, वैसे आपको ओरली बता देता हूं। हमारे रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को यह भी कहा जाता है, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए है और आप इस साल उसको खर्च नहीं कर पाए, तो आप 100 के 100 करोड़ माइनस कर लो और अगले साल में खर्च कर लेना। बताओ, एक साल की ग्रेस और मिलती है, वरना आपके ऊपर टैक्स लग जाता। बट नहीं, इनको एक साल की ग्रेस मिलती है कि अगर ये पैसा आपसे अभी खर्च नहीं हुआ तो अगले साल खर्च कर लेना। अगर अगले साल भी खर्च नहीं किया तो अगले साल के असेसमेंट ईयर पे टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई रिलीजियस ट्रस्ट ये कहती है सरकार 100 करोड़ रुपए भी आए नहीं है, 100 करोड़ रुपए भी आए नहीं है, वो व्यापारी, वो लालाजी, वो बनिया, वो अग्रवाल, वो जैन अभी सिर्फ वादा करके गया है कि हां मैं आपको 100 करोड़ रुपए दान करूंगा, अभी आए नहीं है, अभी क्यों टैक्स लगा रहे हो हमारे ऊपर। तो सरकार कहती है ठीक है, इनको कैरी फॉरवर्ड कर ले। किस साल में? जिस साल में ये 100 करोड़ रुपए मिलेंगे और उस साल में खर्च कर लियो। अगर खर्च नहीं किए तो मैं तेरे को एक साल और दूंगी। मतलब हमने पैसा ट्रांसफर किया इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, अगर उस साल में भी खर्च नहीं हुआ तो एक साल की ग्रेस तो वैसे ही मिलती है ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपका पैसा 100 करोड़ खर्च नहीं हुआ तो आप उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो सरकार कह रही है कि वो पैसा तू कैरी फॉरवर्ड कर ले इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट और एक साल का और ग्रेस ले ले। ठीक है, फिर एक और रास्ता आता है, कोई डोनर हमारे पास आया और हमको 5 करोड़ रुपए दे गया, और 5 करोड़ रुपए जब दे रहा था, 5 करोड़ रुपए जब दे रहा था तो बोला अभी नहीं दूंगा। हमने कहा भाई, पंडित जी ने कहा भाई क्यों नहीं दे रहे 5 करोड़ रुपए। वो कह रहे हैं कि ये 5 करोड़ रुपए जो मैं आपको दे रहा हूं ना, इससे आप एक फ्लैट खरीदेंगे, एक धर्मशाला बनाएंगे, आप बिल्डिंग बनाएंगे, आप नया मंदिर बनाएंगे। मतलब डोनर ने पैसा देते वक्त क्या बोल दिया कि आप कोई स्पेसिफिक काम करेंगे इन पैसों से। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर उस स्पेसिफिक काम को करने में टाइम लगेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 5 साल तक आपके पास समय है। जो भी, जिसको भी आपने पैसा दिया है डोनी को, उसके पास 5 साल का समय है। वो पैसा 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, 5 साल तक टैक्स लगने से बचा सकता है। उसके बाद 1 साल की ग्रेस और दी जाएगी, मतलब 6 साल तक वो पैसा आप उसको बचा सकते हो। बट अब 6ठा साल खत्म हो जाएगा तो फिर पैसे पे टैक्स लग जाएगा। वरना आप, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया उसी स्पेसिफिक पर्पस में जब डोनर ने आपको पैसा देते वक्त बताया था, तो फिर आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वरना लग जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत सारी बातें बता दी है। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताता हूं, एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन मैं लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, एनोनिमस डोनेशन। ये हमारा 5th पॉइंट है ना। हाँ, मतलब ये पॉइंट तो बस आप एक पेज पे लिख सकती हो ना, कि थोड़ा बैकग्राउंड पता लगे कि रिलीजियस ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है। तो अब हम आते हैं एनोनिमस डोनेशन पे। ये एनोनिमस डोनेशन क्या होता है, मतलब आपने देखा होगा मंदिर में दान पेटी रखी रहती है। तो अगर दान पेटी पे आपने 100 रुपए डाले तो क्या उस पे आप नाम लिखेंगे कि भगवान जी मेरा नाम उज्जवल जैन है, मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं? तो नहीं ना। तो दान पेटी में जितना भी आपका रुपया जाता है वो क्या होता है, एनोनिमस डोनेशन, मतलब गुप्त दान। क्या होता है, गुप्त दान। लिख देता हूं, गुप्त दान। गुप्त दान मतलब आपने जो भी पैसा दिया, आपने जो भी पैसा दिया बताया नहीं, आपने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, किसी के थ्रू भिजवा दिया, मंदिर में रख के चले गए, मंदिर में दान के चले गए दान पात्र में,
तो जो डोनर पैसा देता है बट अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता उसको बोलते हैं एनोनिमस डोनेशन। लिखेंगे मीन्स आ डोनेशन, means a donation of which donor details are missing। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे जिसमें डोनर की डिटेल क्या होती है, मिसिंग होती है। डोनर की डिटेल क्या होती है, मिसिंग होती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 कहता है ऑल इनकम ऑब्लिक डोनेशन of a religious trust shall be taxable और ब्रैकेट में लिख रहा हूं इफ एनी, अगर कोई इनकम बचती है तो। ब्रैकेट में क्या लिखा, इफ एनी शैल बी टैक्सेबल एट स्लैब रेट। वही 2.5 लाख तक 0, 2.5 के बाद 5% और जो भी हमारे स्लैब रेट है। ठीक है, सारी की सारी इनकम, सारी की सारी डोनेशन एक रिलीजियस ट्रस्ट की टैक्सेबल होगी अगर कोई बची, मतलब खर्चे माइनस करने के बाद देखेंगे, खर्चे माइनस करने के बाद देखेंगे कि जो भी अमाउंट बच रहा है अगर वो कुछ बचा तो वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7। इनकम ऑब्लिक डोनेशन ऑफ a charitable trust or institution, charitable trust or institution shall be taxable at slab rates। हां जी, इनकम ऑब्लिक डोनेशन ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन शैल बी टैक्सेबल एट स्लैब रेट विद exempted portion of एनोनिमस डोनेशन। क्या मतलब हुआ, मतलब यह हुआ कि अगर आप एक, देखो ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट, अगर आप एक रिलीजियस ट्रस्ट हो, अगर आप एक रिलीजियस ट्रस्ट हो तो आपकी सारी की सारी इनकम स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। बट अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो, चैरिटी के लिए जो आप खुली हो, तो आपकी इनकम, आपकी डोनेशन स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। ये बात तो ठीक है, बट जो आपको एनोनिमस डोनेशन मिली उसका जो एग्जम्प्टेड पोर्शन होगा, ये एग्जम्प्टेड पोर्शन कैसे निकलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। ये एग्जम्प्टेड पोर्शन जो होगा एनोनिमस डोनेशन का, ये भी आपका स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। मतलब
अगर एनोनिमस डोनेशन मिलती है एक रिलीजियस ट्रस्ट को तो आपको कुछ भी नहीं देखना, टोटल इनकम में उसको ऐड कर देना है, सारा का सारा अमाउंट एक रिलीजियस ट्रस्ट का स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। बट अगर एनोनिमस डोनेशन मिलती है अदर देन रिलीजियस ट्रस्ट को, रिलीजियस ट्रस्ट को नहीं किसी दूसरी ट्रस्ट को मिलती है, चाहे वो कुछ भी कर रही हो, तो फिर हम क्या करेंगे, एनोनिमस डोनेशन का अमाउंट लिखेंगे जितना भी मिला, उसमें से एग्जम्पशन देंगे, उसमें से हम क्या देंगे, एग्जम्पशन देंगे। जो वो एग्जम्पशन देंगे वो एग्जम्प्ट नहीं हुई, उस पर 30% टैक्स नहीं लगा। मतलब अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को एनोनिमस डोनेशन मिलती है तो उस पर 30% का टैक्स रेट लगता है। आइए एक बार लिखेंगे पॉइंट नंबर 8, because anonymous donation received by a charitable trust और इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे कोई कॉलेज, ठीक है, हां जी, रिसीव्ड बाय अ चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन over and above the exempted portion, comma, shall be taxable at 30%। एक चैरिटेबल ट्रस्ट, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एनोनिमस डोनेशन नहीं ले सकती, फिर भी अगर इन्होंने एनोनिमस डोनेशन को ले लिया तो फिर भी हम मौका दे रहे हैं कि आपका कुछ हिस्सा हम एग्जम्प्ट कर देंगे, जो एग्जम्प्ट फुल्ली नहीं होगा, बस ये आपका टैक्सेबल होगा एट स्लैब रेट, बस ये आपका टैक्सेबल होगा स्लैब रेट। देखो एनोनिमस डोनेशन में से एग्जम्पशन तो ये है, बट ये इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट नहीं हो रहा, ये क्या होगा, ये स्लैब रेट की इनकम में ऐड हो जाएगा और वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। आइए अब हम एक बार चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। तो आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो यहां पर खत्म हो गया है। अब मैं आपको एक बार बुक से रीड भी कराऊंगा, ठीक है, बुक से रीड कराऊंगा और उसके साथ साथ हम एक फॉर्मेट भी बनाएंगे कि कैसे आपको इनकम निकालनी है एक ट्रस्ट की और एक इंस्टीट्यूशन की, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो चैरिटेबल हो। ठीक है, तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं कि वो फॉर्मेट क्या है। हां जी, तो आइए एक बार थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे कि कैसा आपको फॉर्मेट फॉलो करना है एक ट्रस्ट और एक रिलीजियस एक्टिविटी का। जब कोई भी आप असेसमेंट करेंगे किसी ट्रस्ट का, तो कैसे आप इनकम निकालेंगे, क्या फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट आपको बताऊंगा। चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा आ जाए, कितना ही छोटा आ जाए, उस क्वेश्चन की मदद से, उस फॉर्मेट की मदद से आपका आंसर आ जाएगा। आइए एक बार अपनी बुक से पढ़ते हैं। रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट
इनकम ऑफ अ रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11। याद रखना सेक्शन, देखो सेक्शन याद रखना, जो भी सेक्शन में बोलता हूं उसको कृपया आप याद रखेंगे। ट्रस्ट मस्ट बी क्रिएटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ फॉर चैरिटेबल पर्पस। अगर आपको एग्जम्पशन का फायदा चाहिए तो जैसा हम कहते हैं ना वैसा काम करना, जैसे हम रजिस्टर आपको करेंगे, जिन कंडीशन पे करेंगे वो सारी कंडीशन भी आपको माननी पड़ेगी। अब देखते हैं इस चैप्टर में कंटेंट क्या है। सिर्फ 4 चीजें आपको पढ़नी है, छोटा सा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है आपको, और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। आपको जो आपके आसपास मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन सेंटर है, आपको आज पता लग रहा है कि वो एनजीओ है सारे, उनका भी पैन कार्ड है, पक्का पैन कार्ड है। आप किसी मंदिर में चंदा देना और ब्रैकेट में लिखा होता है रजिस्टर्ड, तो इसका मतलब वो रजिस्टर्ड है, उनका पैन कार्ड है और उनकी इनकम टैक्स रिटर्न जाती है और जाते वक्त ये सारी बातें फॉलो करती है। पहला है सेक्शन 11, एग्जम्पशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट और अदर लीगल ऑब्लिगेशन फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस होली। मतलब एक ट्रस्ट की कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कोई बिल्डिंग है मंदिर के नाम, वहां से किराया आता है तो वो भी आपकी ट्रस्ट की इनकम है, हम उसको टैक्स नहीं लगाएंगे, बट उस इनकम को खर्च कर देना चैरिटी के ऑब्जेक्ट में या फिर रिलीजियस के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। सेक्शन 12, एग्जम्पशन ऑफ इनकम डिराइव्ड बाय सच अ ट्रस्ट फॉर्म वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। अब आपको जो भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिला है, आपको डोनर अपने आप दान देगा अपने मन से, तो एक ट्रस्ट की, एक रिलीजियस ट्रस्ट की, एक चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम क्या होती है? दान ही तो होती है, ठीक है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन तो वो भी आपका एग्जम्प्ट होता है, बट उसको खर्च कर देना, उसको यूज कर देना। सेक्शन 12A क्या कहता है कि क्या कंडीशन है जो आपको पूरी करनी है अगर आपको अपनी ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराना है इनकम टैक्स में। आप ट्रस्ट एक्ट में करा चुके, आप कंपनीज एक्ट में करा चुके, आप सोसाइटी एक्ट में करा चुके, हमारे यहां भी तो कराओ अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कंडीशन है? कंडीशंस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट। सेक्शन 13, आपको जो भी हमने एग्जम्पशन दी थी 11 में रेंट से, 12 में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से। 11 में क्या था? जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उससे जो भी इनकम हो रही है वो एग्जम्प्ट है, बट खर्च कर देना। तो इन दोनों एग्जम्पशन को हम विड्रॉल कर लेंगे। क्यों? आपने कुछ किया होगा, आपने खर्च किसी अदर ऑब्जेक्ट में कर दिया होगा, आपने इनकम टैक्स वालों का रूल तोड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो पक्का किया होगा, ठीक है। तो आपकी एग्जम्पशन को हम वापस छीन लेंगे। आइए अब टॉपिक नंबर 1 पे चलते हैं, कंडीशन फॉर एग्जम्पशन सेक्शन 11। ए, प्रॉपर्टी मस्ट बी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट। जो भी प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट के नाम पर होनी चाहिए, ठीक है। द इनकम यील्डिंग प्रॉपर्टी मस्ट बी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट और अदर लीगल ऑब्लिगेशन। दूसरा, पर्पस ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट मस्ट बी क्रिएटेड होली फॉर चैरिटेबल या फिर होली फॉर रिलीजियस एंड लॉफुल पर्पस, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट, द ट्रस्ट मस्ट बी अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट अंडर इनकम टैक्स टू अवेल सच एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। डी, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, अगर आपकी ट्रस्ट की ग्रॉस रिसिप्ट मतलब खर्चों को हटाकर कुछ भी माइनस नहीं करना, बस देखो अभी कितना आया, अगर वो आपका 2.5 लाख को एक्सीड कर गया, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर गया, सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख को एक्सीड कर गया, तो आपकी ट्रस्ट को ऑडिट कराना पड़ेगा, आपकी ट्रस्ट को टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। द अकाउंट्स ऑफ द ट्रस्ट मस्ट बी ऑडिटेड इफ इट्स इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 और 12 exceeds exempted ceiling. Audit report must be uploaded
1 मंथ प्रायर, जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो उसके 1 महीने पहले आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी पड़ती है। मतलब जो भी ड्यू डेट होती है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको ऑडिट कराना है और ऑडिट रिपोर्ट को फाइल कराना है। ई, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इनकम मस्ट बी अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रस्ट। ये नहीं कि प्रॉपर्टी से इनकम हुई और आपने रख ली, उसको अगर आपने रिलीजियस एक्टिविटी में खर्च किया, आपने भंडारा करवाया, आप बस ले गए तिरुपति बालाजी, आप बस ले गए वैष्णो देवी, आप शिखर जी चले गए, आप तिरुपति चले गए, आप केरल चले गए, किसी भी मंदिर में चले गए, अगर आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो तो आपने आंखों का कैंप लगवाया, आपने बच्चों की पढ़ाई में पैसा दिया, आपने क्लिनिक खुलवाए, आपने डिस्पेंसरी खुलवाए, जो भी इनकम है उसको खर्च कर देना, हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा, while computing income of trust, the provision of section 40A(IA), 40A(3) and 40A(3A) shall apply। ये तीनों सेक्शन आपके पीजीबीपी के हैं और ये तीनों सेक्शन ट्रस्ट पर लगेंगे। ठीक है। shall apply as they apply in computing the income chargeable under the head profit and gains of business or profession। अब देखते हैं कि ये तीनों सेक्शन है क्या। डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर एज पर सेक्शन 40A सबसेक्शन आई of the income tax act, any sum other than salary paid outside India or to a non-resident which is chargeable to tax in India in the hands of recipient shall not be allowed to be deducted if it is paid without deduction of TDS। अगर आप कोई बाहर पेमेंट कर रहे हो और आपने उस पर TDS नहीं काटा तो फिर आप उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम में नहीं ले सकते। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब आप माइनस नहीं कर सकते कि हमने ये पैसा अप्लाइड कर दिया, खर्च कर दिया। 40A(3) डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस मेड इन कैश एंड एक्सेप्शंस। सेक्शन 40A(3) केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ऑर्डर टू डिसइंसेंटिव कैश ट्रांजैक्शन। इट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। मतलब अगर आपने कोई खर्चा कैश में किया है, डिजाइन टू रिड्यूस टैक्स इवेजन एंड इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, तो वो भी आपको अलाउ नहीं है। ठीक है। ये सेक्शन 2 बार रिपीट हो गया शायद। 40A(3), 40A(3A) दोनों ही एक ही बात कहते हैं। यहां पर आपकी 10,000 की लिमिट लगा दी है, अगर 10,000 तक कोई खर्चा है तो आप कैश में पे कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ये तीनों सेक्शन वही है जो पीजीबीपी में लगते हैं। अब अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए तो आपको अपनी रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। सेक्शन 139(4)A में रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में ये पॉइंट डिस्कस है। तो आपको अपनी रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए। Income tax return required to furnish under section 139(4)A should be furnished within the due date of filing return of income। जी, अभी आपकी कंडीशन चल रही है सेक्शन 11 को क्लेम करने के लिए। एडिशनल कंडीशन, और ये सिर्फ किसके लिए है? चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए है जो 1 अप्रैल 1962 या उसके बाद खुला। क्या कंडीशन है? A charitable trust created on or after 1st April 1962 should satisfy further following condition। क्या? It should not be created for the benefit of any particular religious community or caste। अगर आप एक ट्रस्ट हो और आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए काम कर रहे हो, देखो अगर रिलीजियस ट्रस्ट है तो वो तो करेगा ही ना भाई, जैन मंदिर जैन लोगों के लिए काम करेगा, आपका जो भी मस्जिद है वो हमारी मुस्लिम समाज के लिए काम करेगा, हमारे सिख है वो सिख समाज के लिए काम करेंगे, हमारे हिंदू है वो हिंदू समाज के लिए काम करेंगे। तो रिलीजियस एक्टिविटी में तो हम ऐसा नहीं कर सकते। बट चैरिटेबल ट्रस्ट में हम कह सकते हैं, कोई हॉस्पिटल खुला तो ये थोड़ी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग जाएंगे,
उसमें मुस्लिम नहीं जाएंगे, या उसमें सिख नहीं जाएंगे, या उसमें जैन नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट को प्रमोट करे। दूसरी, नो पार्ट ऑफ इट्स इनकम शुड बी अप्लाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ सेटलर और अदर स्पेसिफाइड पर्सन। मतलब मैंने एक ट्रस्ट खोली, ठीक है, मैंने एक हॉस्पिटल खोला, तो जरूर ये थोड़ी कि मेरा इलाज फ्री में होगा वहां, या मेरी पूरी फैमिली का इलाज फ्री में होगा वहां, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका भी कुछ इलाज हुआ है ना वहां पे, मतलब अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो ऐसा रोकना मुश्किल है। बट बुक क्या कहती है, इनकम टैक्स का कानून क्या कहता है कि अगर सेटलर भी कोई फायदा उठा रहा है, सेटलर भी अगर कोई सर्विस ले रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट से, तो सेटलर को पैसा पे करना चाहिए, सेटलर को पैसा पे करना चाहिए। ठीक है, चलिए। सी, इट्स प्रॉपर्टी शुड बी होली फॉर चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल ट्रस्ट की जो भी प्रॉपर्टी है वो संपूर्ण रूप से चैरिटेबल पर्पस में यूज होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ट्रस्ट मस्ट बी क्रिएटेड होली फॉर चैरिटेबल या फिर रिलीजियस एंड लॉफुल पर्पस। अब हम देख रहे हैं कि चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रस्ट चैरिटी करने के लिए बना है, जो ट्रस्ट चैरिटी करने के लिए बना है वो आपका चैरिटेबल ट्रस्ट है। फिर भी आइए पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग watersheds, forest and wildlife, and preservation of monuments or place or object of artistic or historic interest and the advancement of any other purpose। आप कोई भी ऐसा काम करो जो समाज के लिए फायदेमंद हो। एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। एक्सेप्शन, द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी शैल नॉट बी अ चैरिटेबल पर्पस इफ इट इन्वॉल्व्स द कैरिंग ऑन ऑफ। अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो, तो फिर वो आपका जनरल पब्लिक यूटिलिटी नहीं है, वो आपका चैरिटी नहीं है। या फिर इनसे मिलती जुलती कोई एक्टिविटी कर रहे हो, एनी एक्टिविटी ऑफ रेंडरिंग एनी सर्विस इन रिलेशन टू एनी ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस फॉर अ सेस और फी, बदले में पैसा ले रहे हो, और एनी अदर कंसिडरेशन, तो ये दोनों काम आपके चैरिटेबल काम नहीं है। ठीक है, बट if the aggregate received from such activity or activities during the previous year does not exceed 20% of the total receipt। मतलब ये है, अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो थोड़ा सा कमर्शियल है बट समाज के लिए भला हो रहा है, मतलब आप समाज से कुछ पैसा चार्ज कर रहे हो, बट फिर भी जो भी पैसा आपने उस अदर ऑब्जेक्ट से चार्ज करा वो अगर 20% तक है ट्रस्ट की टोटल रिसिप्ट से, अगर ट्रस्ट की टोटल रिसिप्ट 1 करोड़ है, तो अगर ये 20 लाख तक आपने पैसा इकट्ठा कर लिया तो कोई बात नहीं, हम आपको एग्जम्पशन देंगे, हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, बट ये पैसा भी आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। इन दिस रिगार्ड इट इज टू बी नोटेड दैट Section 1021 exempt subject to certain condition income of an approved scientific research association। जो ये approved scientific research association होती है, इनको सेक्शन 1021 में भी exemption मिलती है। ठीक है, which is applied fully for the purpose of such association। देखो, पैसा खर्च तो करना ही पड़ेगा अगर आपको छूट चाहिए। सिमिलरली सेक्शन 1023C exempt
सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, ये किसकी इनकम को एग्जम्प्ट करते हैं? इनकम ऑफ अ यूनिवर्सिटी एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग फुल्ली फॉर एजुकेशनल और फिलेंट्रोपिक पर्पस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए, बस कहने का मतलब यह है साइंटिफिक रिसर्च को छूट सेक्शन 1021 में भी मिलती है और किसी हॉस्पिटल, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छूट सेक्शन 1023C में भी मिलती है। थर्ड पॉइंट, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट intended to give relief to the poor or for the advancement of medical or educational field, then it may be treated as charitable purpose if it cause the advancement of object of general public utility। मतलब ये कह रहे हैं, अगर आपने किसी गरीब की मदद नहीं करी, आपने कोई स्कूल नहीं खोला, आपने कोई हॉस्पिटल नहीं खोला, फिर भी हम आपकी ट्रस्ट को चैरिटेबल ट्रस्ट मानेंगे अगर आपने जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम किया। वो क्या है? जनरल का मतलब है परटेनिंग टू अ होल क्लास, सबके लिए। पब्लिक का मतलब है द बॉडी ऑफ पब्लिक एट लार्ज, कोई भी आए। और यूटिलिटी का मतलब है कि वो काम उनके यूज में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, फोर्थ पॉइंट, चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो जो हमारा क्रिकेट का बोर्ड है ना, बीसीसीआई, ये भी एक क्या है? चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये पैसा नहीं कमाता, ये पैसा नहीं कमाता, क्योंकि ये जो भी पैसा अर्न करता है टिकट से, स्पॉन्सरशिप से, उनको खर्च भी कर सकता है ना, उनको खर्च भी कर देता है। क्रिकेटर को पेमेंट, अंपायर को पेमेंट, मेंटेनेंस, बिजली, पानी, प्राइजेस, गाड़ी। ठीक है, तो इनकी इनकम भी एग्जम्प्ट हो जाती है जब ये खर्च कर देती है। देयरफॉर एन एसोसिएशन एंगेज इन द प्रमोशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स कैन क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। फिफ्थ पॉइंट, अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन मीन्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC/ST, backward classes etc. is also eligible for exemption under section 11। ठीक है। 6 point, trust created for charitable or religious purpose which promotes international welfare। भारत के संबंध अच्छे हो जाए दुबई से, अमेरिका से, उस संबंध को बनाने के लिए कोई ट्रस्ट ओपन हुई है तो वो भी आपकी एलिजिबल है। इन इंडिया इज इंटरेस्टेड shall be eligible for exemption provided a general or special order has been received from CBDT। आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम हमारी इनकम पे टैक्स नहीं देंगे, हम खर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम इंटरनेशनल वेलफेयर करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका टॉपिक खत्म हुआ क्या कि रिलीजियस ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है हमने कंप्लीट किया। आइए अब देखते हैं रिलीजियस पर्पस क्या होता है। वैसे तो मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं, मैंने जब आपको वे 8 पॉइंट लिखवाए थे तो वहां पे आगे की बात साथ साथ बताना स्टार्ट कर दिया था, तो इसलिए अब आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, आई होप। ऑलराइट, मीनिंग ऑफ रिलीजियस पर्पस, सेक्शन 11 प्रोवाइड्स एग्जम्पशन टू इनकम ऑफ द ट्रस्ट held for charitable or religious purpose। religious purpose is different from charitable purpose। सही बात है। आप प्राइवेट ट्रस्ट याद रखना, प्राइवेट ट्रस्ट पहले तो समझेंगे कि प्राइवेट ट्रस्ट क्या होता है। प्राइवेट ट्रस्ट वो होता है, आपने एक मंदिर खोला, आपने अपनी कॉलोनी में एक मंदिर खोला और आपने बोल दिया सिर्फ और सिर्फ यहां पे इस कॉलोनी के लोग आएंगे और कोई भी नहीं आएगा, तो वो प्राइवेट ट्रस्ट है। अगर आपने वो रजिस्टर करवा रखा है, उसमें जो भी पैसा आता है आप खर्च कर दो, खर्च करने के बाद क्या होगा, आपका जो भी पैसा बचेगा उस पर 30% का टैक्स लगेगा और साथ ही साथ आपको एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी। जो भी पैसा आपके पास आएगा कंट्रीब्यूशन का, वो सीधा का सीधा 30% से टैक्सेबल हो जाएगा।
A private trust held for religious purpose is not eligible for exemption under section 11. However, a public trust held for religious purpose can claim exemption under section 11. A charitable trust created on or after 1st April 1962 should not be created for the benefit of any particular religious community or caste. ये पॉइंट तो हमने ऊपर फर्दर कंडीशन में भी कंप्लीट किया था, ठीक है। चलिए अब हम कह रहे हैं एक ट्रस्ट रिलीजियस हो सकती है, एक ट्रस्ट चैरिटेबल हो सकती है, एक ट्रस्ट कोई अदर लॉफुल पर्पस के लिए भी खुल सकती है। तो ये लॉफुल पर्पस क्या होता है? आ ट्रस्ट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज लॉफुल इफ द पर्पस, बस ये चारों काम मत करना और चाहे आप कुछ भी कर लेना आप लॉफुल बन जाओगे। ऐसा काम मत करना जो कानून मना करता है, ऐसा काम मत करना जो धोखेधड़ी का है, और ऐसा काम मत करना जो इमोरल है या फिर समाज को कष्ट पहुंचाएगा या फिर किसी को चोट पहुंचाएगा, ठीक है। ये चारों काम मत करना, बाकी आपके सारे काम क्या है? लीगल है, आप उनको कर सकते हो, लॉफुल है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, एक ट्रस्ट लॉफुल काम भी कर रही है, एक ट्रस्ट लॉफुल काम भी कर रही है और एक ट्रस्ट अनलॉफुल काम भी कर रही है, तो इस केस में क्या होगा? हां जी, एक ट्रस्ट लॉफुल काम भी कर रही है और एक ट्रस्ट अनलॉफुल काम भी कर रही है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में पूरी की पूरी ट्रस्ट को हम अनलॉफुल मान लेंगे और उनको एग्जम्पशन नहीं देंगे। आइए पढ़ते हैं। वेयर अ ट्रस्ट हैज टू ऑब्जेक्ट, वन ऑफ विच इज अनलॉफुल, देन इट शैल बी ट्रीटेड एज इलीगल ट्रस्ट, जब तक आप वो काम अलग नहीं कर देते, अनलेस एंड अनटिल इट कैन बी सेपरेटली कैरीड ऑन विद लीगल ऑब्जेक्ट, होल ट्रस्ट बिकम अनलॉफुल। अपनी अपनी एक्टिविटी को अलग कर लो, ट्रस्ट में वही एक्टिविटी लाओ जो लॉफुल है, तो आपका ट्रस्ट वापस से लॉफुल बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक बार देखते हैं कि सेक्शन 11 में एग्जम्पशन हमको कैसे कैसे मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रस्ट कोई भी खर्चा करे, बिल्डिंग खरीदे, हवाई जहाज खरीदे, बच्चों को पढ़ाए, किसी को लोन दे दे, एसेट खरीद ले, रेवेन्यू खर्चाओ, कैपिटल खर्चाओ, कुछ भी खर्चाओ, सब अलाउड है। बस वो खर्चा आपके ऑब्जेक्ट पर होना चाहिए। अगर आपने हवाई जहाज खरीदा है तो वो आपकी ट्रस्ट में क्या काम कर रहा है? सर, जो बाहर श्रद्धालु रहते हैं ना, हम उनको वैष्णो देवी की यात्रा के लिए बुलाते हैं, हमारा प्लेन जाता है स्पेशल उनको लेने, तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं एग्जम्पशन सेक्शन 11। एज पर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी held under trust wholly for charitable or religious purpose shall be exempted from tax up to which such income is applied। जितना पैसा खर्च करोगे उसकी छूट मिल जाएगी टू सच पर्पस इन इंडिया, बाकी की छूट नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी अमाउंट क्रेडिटेड और पेड टू एनी फंड और ट्रस्ट or institution or any university or any other educational institution or any hospital or any medical institution or any other registered trust। कहने का मतलब है, एक ट्रस्ट अगर किसी दूसरी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को, एक ट्रस्ट जो कि रजिस्टर्ड खुद है, मैं लिख देता हूं, एक यहां पर है रजिस्टर्ड ट्रस्ट और एक यहां पर है रजिस्टर्ड ट्रस्ट, दोनों की दोनों क्या है? रजिस्टर्ड है। दोनों की दोनों क्या है? रजिस्टर्ड है। तो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट ने दूसरी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को क्या दिया? बीइंग कॉन्ट्रीब्यूशन विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस shall not be treated as application of income for charitable
और रिलीजियस पर्पस एंड हैंस, यहां पे नोट माइनस आएगा, एंड हैंस नोट माइनस। एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट पैसा दे रही है और पैसे देते वक्त एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रही है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट ने दूसरी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को पैसा दिया और बोला कि आप ये काम करोगे, तो बताओ जिसको पैसा मिला क्या उसके लिए ये अमाउंट इनकम है, मतलब टैक्सेबल इनकम है? टैक्सेबल इनकम लिखता हूं, क्या ये टैक्सेबल इनकम है? आंसर इज नो, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, वो क्या करेगी, इस पैसे को माइनस कर लेगी, इस पैसे को अपनी इनकम में से माइनस कर लेगी, क्योंकि वो बोलेगी ना ये मेरी इनकम थोड़ी है, ये तो मेरे को डोनर ने बोला कि इससे ना ये काम करना है आपको, तो ये मेरी इनकम थोड़ी है, ये तो एक दिन खर्च हो जाएगी। तो जब दूसरी रजिस्टर्ड ट्रस्ट ने इस पर टैक्स नहीं दिया तो फिर हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं, इससे तो हम वसूली करेंगे ना, तो इसको हम बोलेंगे कि बेटा तू माइनस मत करियो, नोट माइनस सच सम। ये जो पैसा तूने दिया है ना, ये तू अपनी इनकम में से माइनस मत करियो, क्योंकि तूने किसी दूसरी ट्रस्ट को जो पैसा दिया है उसके साथ साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन को ऐड कर दिया। अब वो तो टैक्स नहीं देगी, तू भी टैक्स नहीं देगा, तो टैक्स कौन देगा? ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए जो पैसा दे रहा है स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए, दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ आपकी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट को याद रखना। और वहां पे लिखा है हैंस नोट माइनस, क्योंकि शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, एप्लीकेशन ऑफ इनकम हम ट्रीट नहीं करेंगे और इसलिए माइनस भी नहीं करेंगे। ऑलराइट, चलिए हां जी, आइए अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जम्पशन a trust must apply its income for charitable purpose. Income which is not applied for the purpose for which charitable trust is created shall not be eligible for exemption. पैसा खर्च नहीं किया उन पर्पस पे जिसके लिए आप खुले थे, तो वो आपका फिर एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं है। एनोनिमस डोनेशन, मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ये सेक्शन 115 बीबीसी में कवर है, ये आपकी एग्जम्प्ट नहीं होती, कोई भी इनकम आपकी एग्जम्प्ट नहीं होती। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है अलग से टॉपिक है, आपको बताऊंगा। वैसे सारी बात तो मैं बता चुका हूं आपको कि कैसे टैक्सेबल होती है, किस रेट से होती है, बस आपको वो पोर्शन बताना है जो एग्जम्प्ट होता है। वेयर अ ट्रस्ट और एन इंस्टीट्यूशन हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन एंड द सेड रजिस्ट्रेशन इज इन फोर्स फॉर एनी प्रीवियस ईयर, then no exemption under section 10 is allowed। बट इन तीनों सेक्शन में तो छूट मिलेगी ना, क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक हॉस्पिटल, इन तीनों में रजिस्टर्ड होता है। कहने का मतलब है जैसे सेक्शन 10 में बहुत सारी एग्जम्पशन लिखी गई है, तो हम किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट, किसी भी रिलीजियस ट्रस्ट को नहीं देंगे, क्योंकि हम उनको सेक्शन 11 और 12 में छूट देते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 10 इन पर नहीं लगेगा, बट ये तीनों सेक्शन की छूट मिलेगी। These 3 allowed is available to such trust और इंस्टीट्यूशन। सेक्शन 10(1) आपका क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। तो अगर किसी ट्रस्ट की एग्रीकल्चर इनकम होती है तो वो एग्जम्प्ट नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम से मिलने वाले पैसे को खर्च कर देते हो तो ये एग्जम्प्ट है, वरना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 10(23)(c) क्या है, प्रोवाइड्स दैट द इनकम अर्न्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी,
educational institution existing only for educational purpose and not for the purpose of profit। अब एक यूनिवर्सिटी प्रॉफिट कमाती है या नहीं कमाती है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ठीक है। shall be exempt from tax if the aggregate annual receipt of such university or educational institution does not exceed 5 करोड़। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर 5 करोड़ को एक्सीड कर गई तो फिर सेक्शन 1023C अलाउ नहीं होगा। सेक्शन 1046 क्या है? टैक्स एग्जम्पशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑलराइट, चलिए अब फिफ्थ पॉइंट कहता है आपका रजिस्ट्रेशन इनऑपरेटिव हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन इनऑपरेटिव हो जाएगा कब? फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 1023C और 1046। जब आपका ट्रस्ट एक प्राइवेट ट्रस्ट बन गया, जब आपका ट्रस्ट एक प्राइवेट ट्रस्ट बन गया, या फिर 1 अक्टूबर 2020, इन दोनों डेट में जो भी लेटर डेट आएगी उस डेट को आपकी ट्रस्ट क्या बन जाएगी? इनऑपरेटिव बन जाएगी। और इनऑपरेटिव जब बन जाएगी आपके पास दोबारा मौका है, आप अपनी ट्रस्ट को ऑपरेटिव कर सकते हो। द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बिकम इनऑपरेटिव मे अप्लाई टू गेट इट्स रजिस्ट्रेशन ऑपरेटिव अंडर सेक्शन 12A(b)। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चलिए, तो यहां पर आके हमारा टॉपिक होता है खत्म। कौन सा? एग्जम्पशन सेक्शन 11। आपको क्या क्या करना है अगर एग्जम्पशन चाहिए सेक्शन 11 में। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं एनोनिमस डोनेशन पर। एनोनिमस डोनेशन सेक्शन 115(b)(c) वेयर द टोटल इनकम ऑफ, अगर टोटल इनकम किसकी? इन सब की, इन सब की, नोट ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट, क्योंकि रिलीजियस ट्रस्ट की, रिलीजियस ट्रस्ट की जो भी एनोनिमस डोनेशन होती है, एक रिलीजियस ट्रस्ट की जो भी एनोनिमस डोनेशन होती है वो आपकी स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। अगर एनोनिमस डोनेशन मिली किसी यूनिवर्सिटी को, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, किसी हॉस्पिटल को, किसी फंड को या फिर किसी ट्रस्ट को, तो फिर क्या होगा? उस लिमिट के ऊपर, मतलब जो भी पोर्शन एग्जम्प्ट है उसको हटाकर जितना भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो 30% के रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप एक रिलीजियस ट्रस्ट हो, अगर आप एक रिलीजियस ट्रस्ट हो, आइए मैं एक बार लिख देता हूं अच्छे से। एनोनिमस एनोनिमस डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन मिली रिसीव्ड बाय रिलीजियस ट्रस्ट। ठीक है, और इधर लिखेंगे received by other than religious trust। हां जी, अगर एनोनिमस डोनेशन मिली एक रिलीजियस ट्रस्ट को और मिली रिसीव्ड बाय अदर देन रिलीजियस ट्रस्ट को, अदर देन रिलीजियस ट्रस्ट को, तो क्या होगा? इधर लिखेंगे टैक्सेबल एट स्लैब रेट। ठीक है, और इधर लिखेंगे
इधर लिखेंगे अप टू आ लिमिट, अप टू आ लिमिट टैक्सेबल एट स्लैब रेट। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको मैं लिख लिख के बता रहा हूं, ठीक है। और इधर लिखेंगे ओवर सच लिमिट, आपको दिख रहा है ना, ओवर सच लिमिट टैक्सेबल एट 30%। उसके बाद आपके ऊपर क्या क्या चीज और लगेगी, आपके ऊपर लगेगा सरचार्ज, आपके ऊपर लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और आपके ऊपर लगेगा एक और सेस, ये आपका है सेकेंडरी सेस जो आपके नाम से आया है SHEC, ठीक है, 1% का रेट है, ये भी आपके ऊपर लगेगा, ठीक है। पूरा फ्लो चार्ट आपको समझ आया होगा। एनोनिमस डोनेशन एक रिलीजियस ट्रस्ट को मिली तो पूरी की पूरी ऑल टैक्सेबल एट स्लैब रेट, और अगर अदर देन रिलीजियस ट्रस्ट को मिली तो ये आपके सामने ट्रीटमेंट है, इसको लिख लीजिए। हां जी, इसको लिख लीजिए। और सर ये तो बताओ, लिमिट ऑफ एनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल एट स्लैब रेट फॉर अदर देन रिलीजियस ट्रस्ट, क्योंकि इनके लिए तो पूरी की पूरी स्लैब रेट से टैक्सेबल है, ठीक है। चलिए एक बार रीड करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। एनोनिमस डोनेशन मीन्स एनी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन वेयर अ पर्सन रिसीविंग सच कॉन्ट्रीब्यूशन does not maintain a record of the identity indicating the name and address of the person making such contribution and other prescribed particulars। आपको पता नहीं कि वो पैसा कहां से आया, तो वो क्या है, एनोनिमस डोनेशन। स्पेसिफाइड लिमिट टैक्सेबल एट स्लैब रेट। चलिए, तो वो लिमिट क्या है, एनोनिमस डोनेशन रिसीव्ड बीइंग हायर ऑफ द फॉलोइंग 5% ऑफ टोटल डोनेशन, लिखेंगे 5% ऑफ टोटल डोनेशन, जितना भी डोनेशन इनकम नहीं, जितना भी डोनेशन से आपको पैसा आया, अगर किसी बिल्डिंग से किराया आया तो वो डोनेशन नहीं है, आपको 5% लेना है टोटल डोनेशन का। दोबारा बोल रहा हूं, टोटल डोनेशन का, चाहे वो स्पेसिफिक पर्पस से आई हो, चाहे वो वॉलंटरी आई हो, चाहे वो एनोनिमस आई हो। हां जी, ऑफ टोटल डोनेशन, ठीक है। और सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। इन दोनों में जो भी हायर है, वो आपका टैक्सेबल होगा एट स्लैब रेट, ठीक है। जो भी आपका हायर सम होगा वो टैक्सेबल होगा स्लैब रेट से। और यहां पर लिखेंगे नोट,
नोट मतलब टोटल एनोनिमस डोनेशन, टोटल एनोनिमस डोनेशन माइनस एनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल एट स्लैब रेट। जब आप टोटल डोनेशन में से वो डोनेशन माइनस कर दोगे जो स्लैब रेट से टैक्सेबल है, तो आपके पास कौन सी एनोनिमस डोनेशन आएगी? एनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल एट 30%। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो एनोनिमस डोनेशन क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया। अब ये आपको फॉलो नहीं करना, मतलब आपको ये कंपैरिजन नहीं करना, आपको कोई भी डिवीजन नहीं करना एनोनिमस डोनेशन का। कहां पर? एक्सेप्शन वेयर एंटायर एनोनिमस डोनेशन द प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एनी एनोनिमस डोनेशन रिसीव्ड बाय एक ऐसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस है, एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड होनली फॉर रिलीजियस पर्पस, या फिर आपको कोई ऐसा पैसा मिला जिसके साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन जुड़ी हुई है, तो वो तो है ही नहीं एनोनिमस डोनेशन, वो तो है ही नहीं एनोनिमस डोनेशन। एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड होनली फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस, डोनेशन मेड विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन that such donation is for any university or any other education institution or hospital or other medical institution run by such trust or institution। तो जो भी पैसा आपको मिला स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ, तो वो तो है ही नहीं आपकी एनोनिमस डोनेशन, तो उस पर वो प्रोविजन भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए। हां जी, अब क्या होगा? 15% फ्री एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। हम क्या करेंगे? जब हम निकालेंगे ना कंप्यूटेशन ऑफ, हां जी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, साथ साथ मेरे फॉर्मेट बनाएंगे। तो हम टोटल टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं एक ट्रस्ट की या फिर एक इंस्टीट्यूशन की। यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहां पे लिखेंगे रुपीस। तो बेसिकली सबसे पहले आप क्या लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे टोटल ग्रॉस इनकम ऑफ ट्रस्ट ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन। आप क्या लेंगे? आप लेंगे, इसको नीचे लिख लेते हैं, चलो, ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फिर इसमें ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे।
अगर ऊपर इंक्लूड है तो ठीक है, बट अगर ऊपर इंक्लूड नहीं है, सॉरी, लेस करेंगे। अगर ऊपर वाले अमाउंट में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? कॉर्पस डोनेशन। इसको हम बोलेंगे डोनेशन मेड विद, डोनेशन मेड विद स्पेसिफिक डायरेक्शन। अभी हमने बहुत बात करी इस बारे में। हां जी, अभी हमने इस बारे में बहुत बात करी कि अगर आपको कोई डोनेशन मिलती है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे? आपकी इनकम नहीं मानेंगे। इफ इंक्लूडेड अबव, क्वेश्चन में अगर आपको ग्रोस इनकम दे दी और ब्रैकेट में लिख दिया कि इसमें कॉर्पस डोनेशन नहीं है, तो फिर आप दोबारा माइनस थोड़ी करोगे, ठीक है? तो आप कॉर्पस डोनेशन को यहां पर माइनस कर दोगे। अब कॉर्पस डोनेशन को माइनस करने के बाद ये ट्रस्ट की इनकम आएगी आफ्टर कॉर्पस डोनेशन, ठीक है? तो खर्चे माइनस करने से पहले, खर्चे माइनस करने से पहले इनकम टैक्स वाले आपको, खर्चे माइनस करने से पहले इनकम टैक्स वाले आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने मन से देना चाहते हैं। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने मन से देना चाहते हैं आपको, ठीक है? 15%, जिसका क्या नाम है? 15% फ्री एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। ये 15% की आपको क्या मिलेगी? 15% की आपको डिडक्शन मिलेगी, और इसको बोलते हैं 15% एडहॉक डिडक्शन। और ये किस पर कैलकुलेट होगा? इस अमाउंट पर, कॉर्पस को माइनस करने के बाद। अब आप इस 15% को, अब आप इस 15% को खर्च करो या मत खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेगा, ठीक है? फिर आप क्या करेंगे? लेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम। जो भी पैसा आपने अप्लाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, शर्तों का पालन करने के बाद, वो आप माइनस करेंगे, ठीक है? पॉइंट क्लियर है? एप्लीकेशन ऑफ इनकम एक बड़ा शब्द है, इसमें कैपिटल खर्चे भी आते हैं, इसमें रेवेन्यू खर्चे भी आते हैं, इसमें बहुत सारे खर्चे आते हैं। फिर आप लेस करेंगे इनकम नॉट यूटिलाइज इन करंट ईयर। आपके पास 100 करोड़ रुपए है, आप कहते हो अगले साल खर्च करेंगे, एंड कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अच्छी बात है, कर लेना भाई, हम तो आपको एग्जम्पशन देने को तैयार है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट, जो भी हमसे बोलेगी हम करने को तैयार हैं। फिर आपने कहा 100 करोड़ अभी आए थोड़ी है, अभी आएंगे। इनकम 100 करोड़ अभी आए थोड़ी है, अभी आएंगे। इनकम नॉट रिसीव्ड yet and carry forward to and carry forward to and carry forward to the year of
रिसिप्ट जब मिलेगा ना, सरकार जब मिलेगा ना उस साल हमारे पास फोन करना, आज हमारे पास फोन मत करो। तो सरकार पलट के कहती है ठीक है, तेरे को मौका दिया, जिस साल पैसा मिलेगा उस साल भी फोन नहीं करूंगा, एक साल बाद करूंगा। ठीक है, प्लस 1 ईयर ग्रेस। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब इसमें से एक और आइटम लेस करेंगे। अमाउंट या फिर इनकम लिख लो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर ऊपर तो इनकम लिखवाया है। इनकम कैरी फॉरवर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये कॉर्पस नहीं है, कॉर्पस तो आई थी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ये जो इनकम बची ना, ये जो इनकम बची, अब इस पे टैक्स लगने वाला था, तो आपने कहा सरकार मैं ना अगले साल बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं 2 साल बाद एक फ्लैट खरीदूंगा, उसमें धर्मशाला बनाऊंगा, तो सरकार मुझे कुछ खर्चा करना है, प्लीज मेरे पे टैक्स मत लगाओ। सरकार कहती है चल ठीक है, इनकम कैरी फॉरवर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस अप टू मैक्सिमम, आप इस पैसे को 5 साल आगे 5 साल तक लेके जा सकते हो। और सरकार कहती है चल तेरे को मैं 1 साल की ग्रेस और देगी, 1 ईयर ग्रेस। ठीक है, अब जो ये अमाउंट आया है ये है नेट टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये क्या है, नेट टैक्सेबल इनकम। और फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसमें स्टार्ट करेंगे वर्किंग ऑफ एनोनिमस डोनेशन। वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे निकलती है एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन की वर्किंग अलग होगी, एनोनिमस डोनेशन की वर्किंग आपकी अलग होगी। ठीक है, मतलब आपकी ये टोटल टैक्सेबल इनकम तो आ गई, अब इस पर टैक्स स्लैब रेट से लगेगा या 30% के रेट से लगेगा, तो फिर हम इस इनकम में से अलग करेंगे एनोनिमस डोनेशन का हिस्सा। जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। हां जी, तो हम थे हमारे 15% फ्री एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम पे। However, trust is allowed to accumulate 15% of its income, and such accumulation shall be treated as application of income. For such 15% accumulation of income, trust need not to apply anyone. कुछ भी नहीं करना आपको, 15% सीधा माइनस। Such accumulation of income is freely allowed. ठीक है, आगे चलते हैं। नोट्स रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑब्लिक इनकम ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब ये आपका अगला टॉपिक है। वैसे तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, बट मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को क्यों ना हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करें। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा होगा, आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा होगा। हम चैरिटेबल ट्रस्ट पढ़ रहे हैं, रिलीजियस ट्रस्ट पढ़ रहे हैं, इनकी टैक्सेशन में क्या ट्रीटमेंट है हम वो देख रहे हैं। ये रजिस्टर्ड होके आ गई, अगर इनको हमारे यहां एग्जम्पशन चाहिए तो हमारी बात माननी पड़ेगी, और हम भी इनको खूब रिलीफ देंगे, बस जो पैसा कमा रहे हैं ये खर्च कर दे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में यहीं रुकते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।